चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में टैक्स में क्या पढ़ा था बच्चों? क्या मैं कह सकता हूँ कि टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंस ऑफ पब्लिक, और गवर्नमेंट ये जो रेवेन्यू है Recording in ये किस लिए progress. यूज करती है? वेलफेयर के लिए। और टैक्स दो टाइप का होता था, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बच्चे जो हमने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स एक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी। इनकम टैक्स एक्ट हम लोगों ने स्टार्ट करा था। इनकम टैक्स एक्ट क्लियर बात बोलता है, भाई इनकम कमाओगे तो टैक्स लगेगा। मेरा आपसे सवाल, आप सभी बच्चों की इनकम जीरो, तो टैक्स भी कितनी? जीरो। बट इन फ्यूचर व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग इनकम, तो कह सकता हूँ इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स भी बढ़ता जाएगा। इस वजह से इसको क्या बोला जाता था? प्रोग्रेसिव इन नेचर। फिर हम लोगों ने देखा था कि सर किसी भी इंसान का पहले टैक्स निकलेगा या पहले इनकम निकलेगी? पहले इनकम, एंड दैट इज टोटल इनकम। और टोटल इनकम कितने हेड्स में निकलती थी बच्चे? 5 हेड्स में। सबसे पहला सैलरी, देन पूरी वजह से बोल सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स। ये पांचों के टोटल को क्या बोला जाता था? पांचों के टोटल हो जाता था ग्रॉस टोटल इनकम, है ना। और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस क्या करते थे? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, 80C to 80 यू कुछ डिडक्शन होते हैं, माइनस करता, फाइनली आपका क्या आंसर आ जाता था? टोटल इनकम। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में टोटल इनकम अगर अलग अलग है तो कितना कितना टैक्स आएगा वो सीखा था, जैसे कि 12 लाख, 25 लाख, 5 लाख, 4 लाख, ऐसे करके वो देखा। स्लैब सिस्टम भी समझ लिया था हमने। आइए बच्चे कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। और आइए एक बार जरा मैं सारी बात अब स्लैब की लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो साथ में ही बनाना। इंडिविजुअल एचयूएफ, सर ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, बस आप शॉर्ट में लिख लो अभी। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, डीओआई, एजेपी स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एक राइट जगह पे फुल फॉर्म लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो बस अभी समझिएगा, सबसे पहला क्या? इंडिविजुअल। एचयूएफ तो कॉमन है, नाम सुना होता है बच्चों ने, है ना। एचयूएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या होता है? छोड़ो उसको, एओपी शॉर्ट में याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई बॉडी ऑफ, नहीं बोर्ड नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, जब मैं कराऊंगा हो जाएगा। और एजेपी इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो क्या होता है? मैं जब एक राइट टाइम आएगा एक दो क्लास पर डिस्कस करूंगा। मुद्दे की बात यो है कि सर इनको आपने साथ में क्यों लिखा है? क्योंकि बेटे इन सभी के ऊपर स्लैब सिस्टम चलता है। अच्छा सर, मतलब इसमें फर्म नहीं लिखा? हाँ बेटे, फर्म के ऊपर स्लैब नहीं लगता, फ्लैट 30%, कंपनी के ऊपर फ्लैट 30%, फॉरेन कंपनी फ्लैट 30% होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? मतलब जो बाहर से आता है उस पर ज़्यादा टैक्स। ऐसा इंडिया में होता है ना, जैसे आप कोई घूमने जाते हो तो लिखा होता है इंडियंस के लिए 30 रुपये की टिकट और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से फॉरेन कंपनीज पे भी कितना परसेंट टैक्स है? 40%, ठीक है जी। मुद्दे की बात वो नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि इंडिविजुअल एचओपी होगी भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और अब मैं आपके साथ स्लैब लिख रहा हूँ। आई एम सॉरी, एक सेकंड में। या तो ये इंसान रेजिडेंट होता है या फिर ये इंसान नॉन रेजिडेंट, ओके। और अगर रेजिडेंट है तो 0 to 2.5 लाख नील। मतलब वही ध्यान है ना, हमने वो स्लैब करा था पहले 2.5 लाख। अच्छा, अमाउंट नहीं आपको लिखने का कुछ भी, अपने को रेट लिखने का बेटे। देन 2.5 लाख टू 5 लाख, 5%। 5 लाख टू 10 लाख कितना था बच्चों? 20%। एंड 10 लाख अबव, क्या मैं कह सकता हूँ ये आपका एक स्लैब था। तो मैं नंबर दे रहा हूँ, स्लैब नंबर 1। सर ये किन लोगों के लिए है? अब आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं
और वो भी बिलो 60 ईयर्स। आप मुझे बताइए, क्या जो भी इंसान 60 साल से नीचे उसके ऊपर कौन सा स्लैब लग जाएगा? क्वेश्चन सर पे कौन सा स्लैब? 10 वाले लगे, ठीक है। तो बेसिकली, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कोई इंसान 60 साल का हो गया, उस पर लगेगा ऐसा? समवन इज 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा, 60 साल का हो गया, उस पर लग रहा है? नहीं लगे, क्योंकि अब लैंग्वेज देख मैंने क्या लिखा है, बिलो 60, मतलब 59 तक है तो ठीक है भाई, 60 का हो गया तो भाई स्लैब बदल जाएगा, क्या होगा वो देखेंगे। तो इंडिविजुअल जो कि बिलो 60 ईयर्स है। दूसरी बात बच्चे, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन लोगों की एज नहीं होती बच्चा, समझ रहे हो? आप ये नहीं कह सकते सर हमारा HUF 70 साल से चल रहा है, नया नया है, 5 साल हुए हैं, AOP BOI नया नया बना, ये सब की एज नहीं होती। एज किसकी होगी? सिर्फ इंडिविजुअल, ठीक है साहब। तो इसलिए मैंने क्या किस तरीके से लिखा है बच्चे कि किन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल हो रहा है, वो बस मैंने आपका, ठीक है जी, ओके। सर जैसे ही एक इंसान 60 साल का हो जाएगा तो क्या बदलाव आ जाएगा? तो बेटे पहले 3 लाख माफ हो जाएंगे, कि 0 to 3 lakhs, then 3 lakhs to 5 lakhs, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, and 10 lakhs above 30। ओके, आप मुझे बताओ ये बेनिफिट सरकार ने दिया कि नहीं दिया? दिया सर, पहले 2.5 लाख होते थे, पहले 3 लाख माफ हो रहे। अच्छा सर, ये किसके लिए होगा? एक इंडिविजुअल जो कि क्या है 60 ईयर्स और अबव, बट बिलो 80 ईयर्स सर जी, 79 तक का तो ठीक है, लेकिन अगर 80 का हो जाएगा तो कुछ अलग बात है। और क्या मैं कह सकता हूँ, ये इंडिविजुअल को मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये वाला स्लैब किस पे लग रहा है? सीनियर। मुझे अब बताइए, आप में से कोई बच्चा मेट्रो से आता है? मेट्रो से आता है, क्या मैं कह सकता हूँ मेट्रो में आप देखते हो कि वरिष्ठ नागरिक के लिए सीट है ना, और अभी उसी में ही महिलाओं के लिए भी होती है, तो क्या मेट्रो भरी होती है या कुछ ठीक मिलती है? एकदम भरी होती है, सीट मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, ठीक है सर सीनियर सिटीजन है, कोई बेनिफिट दे रहे हो, ऑब्वियसली भाई 60 साल का इंसान है भाई, बैठने को जगह मिलनी चाहिए, मेट्रो वाले भी समझते हैं और इनकम टैक्स समझते हैं, इससे टैक्स क्या लेना है, थोड़ा सा इसको रियायत दे देते, ओके। अब आप मुझे बताइए, जो इंसान बिलो 80 है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान 80 का हो गया तो क्या और बेनिफिट मिलेगा? हाँ बेटे हाँ, 0 to, पहले 5 लाख माफ है बच्चा, और अगला स्लैब है 5 लाख टू 10 लाख। मेरा आपसे सवाल, कितना क्वेश्चन लिखो? हमेशा नील के बाद 5 आता है, बट 5 से 10 के ब्लॉक पे हमेशा 20 है। कितना? करेक्ट आंसर इज, सरकार ने ये नहीं करा, चलो और कम कर देते हैं, 5 से 10 में तो सबसे 20% वाला ले लिया ना, तो वही रखा है बच्चे, ठीक है। एंड देन 10 lakhs above, how much? 30, ओके। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा इंसान होगा भाई इंडिविजुअल, क्योंकि क्या है बच्चे 80 ईयर्स और 80 ईयर्स और, ठीक है सर, ओके। तो हमने टोटल 3 स्लैब समझे, कैलकुलेशन भी देखेंगे। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट बोले तो ये होता क्या है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बस आप समझिए, जो इंसान बाहर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम,
और नॉन रेजिडेंट के अंदर एज के हिसाब से कुछ नहीं होता बेटे, एक ही स्लैब है। अच्छा सर, हाँ, चाहे आप 60 साल के हो, 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के, एक ही स्लैब है। और मुझे बताइए, क्या ये देखा हुआ स्लैब है क्या? अरे सर, ये तो सेम बात है सर, ना बच्चे? स्लैब नंबर जो रेजिडेंट के लिए लग रहा था बिलो 60, एकदम सेम चल रहा है सर जी। दिस इज ऑफ एनी एज, एज नॉट मैटर। तो नॉन रेजिडेंट के केस में बच्चे एज का कुछ भी रोल नहीं। आज के टाइम पे आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अर्न कर लेते हैं भाई। जैसे आपने देखा कि छोटे बच्चों के शोज होते हैं। अभी आपको नहीं बताया, जैसे मेरी डॉटर अभी 6 इयर्स की है, 7, वो एक डायनारोमा आता है, सुना किसी ने? तो यूएस में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मतलब वो गिफ्ट्स अनपैक करने, ये उनका मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स भी उसी उसमें है, पर वो मेन क्या है कि छोटे छोटे बच्चे ही बच्चा टीवी देखता है तो यूट्यूब चैनल है, और वो करोड़ों सुपरस्टार है वहाँ के छोटे छोटे बच्चे। यहाँ के भी, यहाँ का कोई मतलब पता नहीं, कोई देखता है नहीं देखता, मैं नहीं देखता, मतलब ऐसा मत सोचना मैं देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो घर पे बेटे टीवी चलाओ तो बस मेरी डॉटर ही देख लेती है। तो एक आयु पीयू करके है कुछ, सुना है? आयु पीयू जो हैंग रिलेट कर लिया, तू देखता है? हाँ? अच्छा, है ना? तो वो तो छोटे बच्चे ही हैं, ठीक है। अब आप लोग ऐसे उनके तो पेरेंट्स को इनकम जा रही होगी, डिपेंड करता है भाई, समझ रहे हो? अगर वो आईयूपीयू के अकाउंट में यूट्यूब वाला दे रहा तो वो उन बच्चों की इनकम है और उस पर टैक्स है। जस्ट बिकॉज अब माइनर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना। अरे सर, छोटा बच्चा कैसे देगा बेटे? फॉर्म्स है, गार्जियन जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनके बिहाफ पे रिटर्न भरेंगे और टैक्स पे, ठीक है बच्चे? ओके, छोटी सी चीज बोल देता हूँ और आपको, अगर आप बोलोगे अच्छा सर कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं अपने बच्चों के नाम पे सारी की सारी बोलूँ कि नहीं नहीं सारा पैसा तो वो कमा रहे हैं, तो बोलो तो बच्चे ने कमाया क्या होगा? अगर पैसा कोई भी कमाए भैया, टैक्स लगता है उसको, ठीक है साहब? आप मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है तीनों चारों स्लैब्स, ठीक है? अब आपने इसके नीचे ही लिखना बच्चे, इधर स्पेस है ना? मतलब चलो इधर नहीं लिखवाता, वरना कहीं ऐसा ना लगे कि आपने नॉन रेजिडेंट के नीचे लिखा है। तो इसके नीचे के बॉक्स बनाएंगे, और आपको ध्यान होगा हम लोगों ने बात करी थी रिबेट की, रिबेट अंडर सेक्शन 87, और ये रिबेट क्या बोलती थी? सबसे पहले बड़ी साइंटिफिक तरीके से लिखवा रहा हूं आपको, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी बोले तो भाई तुम रिबेट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्या आप मुझे बता सकते? दो चीजें थी, क्या थी वो? नहीं, वो सरचार्ज था। सबसे पहली चीज, दैट यू शुड बी एन इंडिविजुअल, और मैं एंड लिख रहा हूं प्लीज बच्चे, एंड का मतलब क्या होता है? और कि दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी ही करनी है, और दूसरी कंडीशन क्या थी? दैट यू शुड बी रेजिडेंट ऑफ। अगर आप एक इंडिविजुअल है और अगर आप एक रेजिडेंट है तो आपको रिबेट मिल सकती है, बस उसके लिए आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या थी भाई? टोटल इनकम शुड बी अप टू 5 लाख। आपकी टोटल इनकम 5 लाख है, उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी टोटल इनकम 14 लाख है, क्या आपको रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी। और अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि आपकी टोटल इनकम 2 5 लाख हुई, तो कितने अमाउंट की रिबेट मिलेगी? तो मैं लिख रहा हूँ जो एक्चुअल टैक्स बन के निकल रहा है। मान लो किसी की 4 लाख है, तुमने टैक्स निकाल दिया था, और दूसरा फिक्स्ड अमाउंट क्या था? 12,500। वेरी स्लो, याद करो 4 लाख के ऊपर तुम्हारा एक्चुअल टैक्स आया था 7500, 7500। 4 लाख पे क्या करा था? पहले 2.5 लाख माफ, 1.5 बच गया। 1.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 5%, 7500। तो पहली लिमिट क्या होगी? 7500।
दूसरी क्या है फिक्स 12,500, विच एवर इज लोअर, रिबेट कितने की मिलेगी इससे कर लेंगे अभी दोबारा से, पर याद आ रहा है ना कुछ कुछ बच्चे? ओके लिख लिया बच्चों ने? अगर आपने लिख लिया है तो मेरा आपसे सवाल, एच यू एफ टोटल इनकम 4,50,000, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा मैं, एच यू एफ की बात कर रहा हूँ। आपको निकाल के देना है एच यू एफ, उसकी टोटल इनकम है 4.5 लाख, उसके ऊपर टैक्स कितना आएगा? ठीक है सीएसके तो आए आई थी मैडम, कोई सीएसके नहीं देना, सीएसके फोटो याद है सी? हाँ जी, कितना टैक्स है बच्चे? नील नील आ रहा है, रिबेट दिए 5 लाख के नीचे है ना बेटे, रिबेट देंगे नहीं देंगे? देंगे। सवाल यही है मेरा, विकास का क्या है? रिबेट नहीं दोगे, रिबेट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कैटेगरी को मिल रही है, समझ रहे हो बेटे? जल्दबाजी में बस रिबेट मत दे देना, इसलिए वाला पॉइंट करा था। आइए सॉल्व करते हैं। 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 4.5 लाख, 5% बच्चे कितना आ गया? 10,000। यहाँ रुक कैसे गए बेटे आप? आपका इसका टोटल आ गया 10,000। अब आप मुझे बताइए क्या इसको रिबेट मिलेगी? इज ही एलिजिबल? फिर भी मैं फॉर्मेट में लिख दूंगा, बस नॉट एप्लीकेबल करके लिख दूंगा। कितना आ गया? 10,000। इसके बाद सरकार क्या करती थी? सरचार्ज लगाती थी। और सर सरचार्ज किसके ऊपर लगती है? छोड़ो ना बेटे, वो अपने में एक कहानी है, लेकिन वो तो अमीर लोगों पे लगती थी ना 50 लाख से ऊपर, तो अभी तो बहुत ही कम इनकम है। तो कितना आ गया? 10,000। अब मुद्दे की बात ये हुआ सर जी, क्या HEC लगेगा? बिल्कुल लगेगा। HEC हर इंसान पे लगता है अगर टैक्स बनता हुआ आ रहा है। 4% कितना हो गया? 400। सो फाइनल आंसर इज 10,000। मेरे बच्चे क्लियर है ना? ओके अगर आपको क्लियर है, एक इंसान की टोटल इनकम है 36 लैक्स, और अब क्योंकि अब आप और समझदार हो गए हो और उसकी एज है 75 ईयर्स, आपको निकालने का रे टैक्स।
आई थिंक 925 600 आ रहा है बच्चे। एक बार ट्राई करो, नजरियो जिनका आ गया वो तो सही है, पर अगर वो नहीं आ रहा ना तो कुछ ग्लिच है अभी। ऑनलाइन में क्या कहानी है भव्या जी का, और वो भव्या जी को तो अभी लग रहा है कि आइडिया नहीं लग रहा होगा। लास्ट क्लास ली थी बच्चे, महक का क्या आया? मेरा यही आया सर। भव्या जी को समझ आ रहे है? तो बात नहीं, इसको छोड़ देना, इससे आगे वाली कहानी आपको समझ आएगी, ठीक है ना? तो वो मैं क्लास सेंड कर दूंगा बच्चे, प्लीज पक्का देख लेना। वैसे यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है ना? तो वो मैं एक बार सेंड कर दूंगा आपको। हाँ जी, आगे सब बच्चों का इधर आ गया, योगिता जी का नहीं है? कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी मैडम। देखो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, पहले 2.5 लाख पे नील, आई एम सॉरी, हाँ पहले 3 लाख, क्या है 3 लाख पे नील है ना, उसका कितना लिखा हुआ टैक्स कितना आएगा? 3 से 5 कितना है? 10,000। हो गया है ना? ठीक है, हो गया ना? चलिए, ऐसा मत सोचिए कि आपको सबका टैक्स निकालना आ गया, आपको सिर्फ एक सेगमेंट समझ आया कि हाँ एक स्लैब सिस्टम कुछ ये होता है। अभी हमने सरचार्ज करना है, हमको फ्लैट रेट देखना है, तो काफ़ी चीज़ें देखनी है। बट आइए एक हेडिंग डालते हैं पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज की ना अलग से कहानी चलेगी अभी, हो सकता है आज थोड़ा सा बताऊं या वो है, और उसका पूरा टेबल बनता है वो एक कुछ स्टेप्स के बारे में। सरचार्ज मान लो किसी का 50, मान लो किसी की 60 लाख है, तो आप स्लैब लगा देते हो, रिबेट तो मिलेगी नहीं, फिर जो भी 60 लाख के ऊपर टैक्स आ रखा है उसका 10% और लगता है, और वो ऐड करके फिर HEC 4%, उन दोनों को ऐड करके, बिल्कुल ठीक है ना? चलिए, तो हम लिखते हैं बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अरे सर ये क्या होता है सर? बेटे प्रीवियस ईयर जो है ना वो सेक्शन 3 में बताया गया क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट के, और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर बताया। सर ये क्या हम लोगों को सेक्शंस याद करने होंगे? हाँ बच्चे, जो जो आप जैसे लिख रहे हो और वो है तो याद होनी चाहिए, मतलब उससे ग्रिप बैठती है बात की। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, आप सभी बच्चों ने प्रीवियस ईयर तो चलो पहली बार सुन रहे होगे, फाइनेंशियल ईयर सुना हुआ है? क्लॉज 9 है ना? तो आप मुझे बताइए, फाइनेंशियल ईयर वर्ड सुना हुआ है? अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है?
टू मार्च 25, तो कह सकता हूँ 24-25 चल रहा है, ये चल रहा है ना। और अगर इसको इलैबोरेट करूंगा तो आप यही कह रहे हो ना, 1/4/24 से लेके 31 मार्च। मेरा आपसे सवाल, प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 24-25 फाइनेंशियल है, प्रीवियस का मतलब पिछला साल, और पिछले साल क्या हो गया 23-24, तो कौन सा चल रहा है बच्चे? गलत है, ठीक है। आपको डिक्शनरी मीनिंग नहीं देना है, इनकम टैक्स की लैंग्वेज समझ रहे हैं। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है 24। इनकम टैक्स वालों को प्रीवियस का मतलब नहीं पता, वो कह रहे हैं मेरे को फाइनेंशियल ईयर का मतलब पता। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से वर्ड सीखा? अकाउंट से, तो अकाउंट थोड़ा ना चलेगा, टैक्स की लैंग्वेज चलेगी। और टैक्स में वो लोग फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर वर्ड यूज। समझ रहे हो? सो बेसिकली आप मुझे बताइए, टैक्स के आपको जब मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, यहां तक हम जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने कैपिटल गेन की क्लास ली थी, याद है प्रीवियस ईयर वर्ड यूज कर दिया था, भूल गए होगे भी, काफी दिन हो गए। बट आप सिंपल सी बात समझिए, आपने फाइनेंशियल ईयर कहां से सीखा? अकाउंट्स। टैक्स फाइनेंशियल ईयर वर्ड ही नहीं बोलता, वो बोलना चाह रहे हैं 24-25, पर वर्ड क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है बच्चे? 24-25। और दूसरा एक वर्ड होता है असेसमेंट ईयर। मैं असेसमेंट ईयर के बारे में पहले लिखूंगा, इट इज नेक्स्ट ईयर टू द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट होता है कि प्रीवियस ईयर से अगला साल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट अभी असेसमेंट ईयर कौन सा बैठेगा? एग्जैक्टली 25। सर ये क्या होता है बेटे? वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजीज है, लैंग्वेज में काम आएंगे। अब सपोज करो अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 18-19, असेसमेंट ईयर 19। और अगर मैं बोलूं असेसमेंट ईयर 10-11, इट मींस प्रीवियस ईयर 9-10। और फाइनेंशियल ईयर नहीं, क्या चल रहा है, क्या जरूरत पड़ रही है, मैं आपको बता दूंगा क्या जरूरत पड़ रही है। इनकम टैक्स में जो ऑफिसर होता है उसको बोला जाता है एओ, असेसिंग ऑफिसर। तो आपकी इनकम को अगर पकड़ेगा कभी तो चेक करेगा, मतलब आपको सारे लॉजिक समझ आएंगे, ठीक है। बट एओ क्या होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, उसको असेसिंग ऑफिसर बोला जाता है। आपको क्या लग रहा है, भारत देश में लोग अपनी इनकम खुद बता देते होंगे कि हमने 50 लाख कमाया है, ये देखो 50 लाख, ये लोग छिपाते होंगे? इन फ्यूचर जब आप अर्न करोगे तो आप बता दोगे क्या? ऑब्वियसली छिपाएंगे, इनकम जो होती है वो दिखा देनी चाहिए। मैं सारी की सारी इनकम जो भी अर्न करता हूँ, चलो और दुष्यंत से जितना भी अर्न करते हैं बाकी चलते हैं। तो बेसिकली इनकम बता देनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो असेसिंग ऑफिसर जो, उसको पता है भारत देश में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसे कालका जी में शॉप है, इधर है, ये है, वो कमा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मोमोज वाले भैया? अच्छा ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, तुमको क्या लग रहा है मोमो, ये जो चाइनीज वैन है, इधर गए चाइनीज वैन जो है यहाँ पर, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कितना कमाता है? एक दिन की सेल कितनी होगी? 20,000 है ना, रीजनेबल इनफ। अगर एक दिन का 20,000, तो एक महीने 20,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, साल का 72 लाख। बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे होंगे, एंड प्लीज 72 लाख इज नॉट हिज प्रॉफिट, कॉस्ट भी है इसमें भी, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कॉस्ट, चलो लगा लो सारी कॉस्ट की, एम्प्लॉयज मान लो कोई एक ही बंदा चला रहा है, तो 40 लाख रुपए कॉस्ट लगा लो, ठीक है, 40 लगा लो, 50 लगा लो,
22 लाख तो कमा रहा है। समझ? तो क्या आपको क्या लग रहा है वो इनकम टैक्स को सब बता रहा हो? प्लेट नूडल्स भी की नहीं, लगने को तो लगता है, लगने को तो जिस दिन इनकम टैक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए उस दिन तो लगेगा, उस दिन आपको भी इनकम बतानी पड़ जाएगी। समझ रहे हो? दिक्कत क्या है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं। और अगर सही मायने में बोलूँ तो अगर इनकम टैक्स वाले लोगों ने अगर इन सब लोगों को तंग करा तो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाए। भारत देश में कोई भी चीज़ होने लग जाती है, ऑपोजिशन उसके एकदम आ जाती है कि देखो तंग कर रहे हैं, देखो डिटेल मांग रहे हैं, पहले जीएसटी ले आए, ठीक है, फिर सीए की बात कर रहे थे, अब लोगों की इनकम, यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम पे भी नजर है, तो ऐसे चीजें करके तो सरकार को भी बैकएंड में लेना। और अभी कह सकते हो कि इंटेंशन भी नहीं है, सरकार की भी इंटेंशन उतनी ज्यादा है, क्यों तंग करना है, कमा रहा चल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार पे सवाल उठेंगे, भाई एक बात बताओ, उसने वो लगाया, तुम नौकरी क्यों नहीं जनरेट कर रहे? उसकी वजह से 10 चीजें और निकल जाए। समझ रहे हो? फिर गवर्नमेंट पे होएगा कि वाई आर नॉट प्रोवाइडिंग इनफ जॉब्स, तो इंसान तो बेचेगा ही, और जो गरीब इंसान है वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएगा, कहाँ से इनकम टैक्स, कौन से किसको सीए सीएससी को हायर करेगा वो? समझ रहे हो? आपने वो देखा तो वो बड़ा पाव गर्ल जो था, यही तो था, मैं बेच रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, सरकार का थोड़ा दिखा रहे थे ना कि गड़बड़ है वो चीज। समझ रहे हो कि क्यों हटा रहे हैं, वो सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, वो वाली चीज है। हालांकि ऑब्वियसली उसके पास आई थिंक आईफोन 15 प्रो था या कौन सा था, और भाई इतना तो चल रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी सेल करी होगी उन्होंने। हाँ, रोल्स रॉयस में, हाँ बताओ, ठीक है ना, चाय बेच के। तो इट्स लाइक ऐसा नहीं है कोई ऑर्थोडॉक्स, आप भी सीए सीएमए कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब में जाना है। बिलीव, अगर आपको मोमोज बेचने हैं तो मोमोज बेचो। मैं कहते मेरे को बचपन में लगता था कि कोई भी मेरे से पूछता था बड़े होके क्या करेगा, मेरा सपना था मैं जूस बेचूंगा। मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को फैसिनेशन थी कि भाई जूस की शॉप खोलनी है। ठीक है, पता नहीं घर वाले जूस पिलाते नहीं थे या क्या था, पता नहीं, मतलब कि, लेकिन मेरे को था कि जूस की शॉप खोलूंगा एक दिन और दुष्यंत सर को बुलाऊंगा गन्ने के जूस में गन्ने डालने के लिए। ठीक है, तो यू डू एनीथिंग। आपका ये जो कोर्स है ना, मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी क्या होती है। मैं ना गवर्नमेंट जॉब में था बच्चे, ठीक है, आपको कम बच्चों को पता होगा, अभी CACT के फर्स्ट टाइम ही बात हुई है। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था, कोलकाता में पोस्टेड था, फिर मैं भारतीय एयरटेल के अंदर था। और गवर्नमेंट जॉब छोड़नी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप सोचो कि मैं स्केल 2 मैनेजर था, मतलब मैनेजर लेवल पे। आपने एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करे थे मैंने। IBPS सुना बच्चों ने? IBPS एग्जाम्स होते हैं वो, ठीक है, PO के होते हैं। POS बेसिक लेवल, अगर ग्रेजुएशन वाले होते हैं PO के होते हैं, और अगर आप CA बन जाते हो तो वो सीधे स्केल 2 लगता है। स्केल 2 में टोटल बैंक में 7 स्केल होता है लेवल्स, तो आप सीधा स्केल 2 से स्टार्ट करते हो। तो IBPS काफ़ी लोगों ने दिया था, फिर मैं उसके अंदर, मतलब फ्रेंड्स में हम लोग सारे गए थे, सेंटर भी दिल्ली नहीं पड़ा था। और जब रिजल्ट आया मेरा, सिर्फ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था कि अगर आप सीधा जाओ, फिर लेफ्ट हो गए 5 किलोमीटर, फिर हो गए नॉर्थ में खड़े हो, साउथ में खड़े हो, रिलेशन, ये वाले एग्जाम्स होते थे। तो मेरा जब क्लियर हुआ ना, तो भाई मेरे घर में ऐसे खुश हो गए सारे। मतलब मैं तो ऐसे ही सोच रहा था ठीक है क्लियर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत इंटेलिजेंट था, एवरेज स्टूडेंट था मैं, बस मैंने 20-25 दिन मेहनत करी थी, और उतना ज़्यादा कंपटीशन शायद से नहीं होगा जो मेरा हो गया, ठीक है। पर मेरे घर में ऐसे हो गया कि इसने क्या ही कर दिया, मतलब इतनी खुशी उनको CA के टाइम पे नहीं हुई। वाई? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड CA। सिमिलरली आपके घर में भी ना, दे डोंट अंडरस्टैंड CA इफ दे आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। लेकिन गवर्नमेंट जॉब हर कोई समझता है। और मेरे घर में मुझे आज भी याद है कि IBPS का क्लियर हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मेरे जो ताऊ जी है वो गोल्ड की चेन लेके आ गए बेटे मेरे लिए। तो मेरे लिए था भाई, मतलब मैंने कुछ अचीव कर लिया और मुझे रियलाइज तो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो मैं चला गया। जब इतनी रिस्पेक्ट मिले ना इंसान को, तो बंदा सेल्फ डाउट में चला जाता है कि हमें ही नहीं पता लग रहा कुछ जो मिल गया। मेरे रिलेटिव्स का, और मेरे ना घर में पूरा जो सेटअप है ना, वो सरकारी सेटअप है।
लाइक मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, मेरी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे ताऊ जी, ताई जी, मासी, बुआ, एवरी वन इज इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो सबको ऐसा था कि भाई इसने तो अनदर लेवल कर दिया। और इनफैक्ट जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे फादर इन लॉ, तो वो भी सबको शादी में यही कहते थे गवर्नमेंट जॉब है, तो वो गवर्नमेंट जॉब थी। और जब शादी हो गई तो बेटे मैंने गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो मैं ऐसे कोलकाता गया था, इसलिए नहीं, मतलब ऐसे गया, मैं एक्सप्लोर करा, मैंने कहा क्या कर रहा हूँ भाई मैं, मतलब 8 महीने बाद मेरे को समझ नहीं आ रही। हाँ, बहुत बोला भाई, बहुत बोला, मतलब इन द सेंस मैं एकदम कोलकाता में था, दोस्तों से बात करता था कि ये करना है मुझे, वो करना है। और मतलब मेरे को कोचिंग का पैशन था, मेरे को टीचिंग का, ठीक है। और शादी हो गई थी, और बिलीव मी, मेरी मतलब वाइफ का नाम जागृति है, तो उनकी जॉब थी दिल्ली में मैक्स में, ठीक है। मैक्स हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है, पर उनका ऑफिस ओखला में है, अगर इसे देखो तो मैक्स। तो उन्होंने वो जॉब छोड़ी और फिर हम सब लोग कोलकाता गए, ठीक है। और मेरे फादर इन लॉ, मतलब मैंने तो बोला था कि जो गाड़ी घर पर है वो आज क्यों करें, नहीं नहीं हम लेकर आएंगे, टेंशन मत। तो दिल्ली से कोलकाता 1400 किलोमीटर है, तो चला कर आए। सोचो उनको कैसा लगा होगा जब मैं जॉब छोड़ी, उनका मन कर रहा होगा पहले पता होता कभी ना आता मैं गाड़ी छोड़ने के लिए। तो व्हेन आई टुक द डिसीजन, तो ऑब्वियसली घर वाले तो बोलेंगे ही, पर फादर इन लॉ ने बोला होगा कुछ, हाँ कहेंगे छोड़ो, दामाद जी हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं। बट इट वॉज अ टफ टाइम, मतलब ये होता है भाई शादी के बाद भी आप कंफ्यूज चल रहे हो, मैं कंफ्यूज था भाई। और मैं आया था और मेरे को था कि मुझे कोचिंग करनी है। अब तो मैंने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, सब लोग कह रहे पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, क्या हो गया, पता नहीं क्या चीज़ कर। फिर मैंने 5-10 दिन कोचिंग करी और मेरे को एकदम से लगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, और मैंने एयरटेल ज्वाइन कर लिया। और तब मतलब ऐसा लगा मुझे कि यार ये मैं, मतलब मेरे अंदर ही डिफेक्टिव है कुछ, मेरे को लग रहा है मुझे कुछ नहीं करने का है। तो मैंने एयरटेल ज्वाइन करा, घर वाले फिर भी खुश हो गए, शुक्र है कोचिंग का भूत तो उतरा इससे। मैंने ज्वाइन एयरटेल गुड़गांव में, अगर इसे देगा सेक्टर 42 गुड़गांव में। फिर जब मैं एयरटेल गया तो मुझे फिर वही लगा ये क्या कर रहा हूँ मैं। और अब मैंने किसी से भी डिस्कस करना बंद कर दिया। मैं मतलब जागृति मैम से, मतलब फ्रेंड्स ही थे पहले बिफोर मैरिज, तो उनसे बात करता ही हूँ, जो भी चीज़ें बात कर रहा हूँ दोस्तों से। अब मैंने कहा भाई अब कोई नहीं सुनेगा मेरी, क्योंकि सबको पता लग गया होगा ये कंफ्यूज्ड इंसान है, ये इसकी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है। सरकारी नौकरी छोड़ी तो कोचिंग में आना था, कोचिंग में आया तो फिर दोबारा जॉब में चला गया, और अभी कह रहा है फिर कोचिंग में आना है। इसको बोलेंगे चला जा, फिर जॉब में चला जाए। तो मैंने बात ही करनी बंद कर दी, मैंने कहा छोड़। लेकिन जब एयरटेल मैंने छोड़ा ना बच्चे, मतलब 1 साल मैंने उधर काम करा, तो एयरटेल में मैं ये बोल कर आया था, क्योंकि वो कंपनी बहुत सही थी, मेरा बॉस सही था, मेरी प्रोफाइल सही थी, पैकेज सही थी। बट बिलीव मी, जब मैंने एयरटेल छोड़ा, मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ, मेरा पैकेज उस टाइम पे 12 लाख रुपये का है, 1 लाख रुपये घर में आ रहे थे, आई वॉज मैरिड, और मैंने नेक्स्ट डे से मेरी इनकम क्या हो गई थी। और उसके बाद से ही मेरे जो पैशन था वो वही था मेरा, समझ रहे हो, कोचिंग ही था। बस मैं सोच लिया मैंने इतना कुछ कर दिया, अब नहीं सोचूंगा, मेरा मतलब ये जो करना किसी में होए नहीं हो इसी में ही करना है। तो ऐसा नहीं होता, आप बच्चों को अगर किसी चीज़ का पैशन है, कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता तो फाइंड आउट। आप करो ना भाई मिस्टेक, क्या दिक्कत वाली बात है। मेरे पास सिक्योरिटी क्या थी, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास, समझ रहे हो, ये सिक्योरिटी है। एक नौकरी सिक्योरिटी नहीं है। आपके घर वाले बोले सरकारी नौकरी को, नहीं भाई बहुत मिल जाती है। पर ये सब चीज़ें कब, अगर मैं आपको इस पूरे उसमें बोलूँ ये क्यों पा रहा है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, दैट्स इट। नहीं तो कोचिंग में भी नॉलेज तो होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, हार्डवर्क कर, बेटे दम चाहिए, 0 कर दी इनकम। 1 महीने बाद 5,000 कमाया था मैंने,
5,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ मैं, और मेरी वाइफ 80,000 महीना, और शादी हो रखी है। आप सोचो सोसाइटल कितनी प्रेशर, तुम लोग रियलाइज करते ही हो। तो ठीक है, पॉइंट इज, अगर आप जो पैशन है, मैं स्टिल यही बोलूँगा, ठीक है। और आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी जो जैसे मेरे जितने भी रिलेटिव थे वो यही थे, पता नहीं क्या कर रहा है, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। पहले सीए में बोलते थे कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई था वो टॉपर था, उसका नहीं हुआ था। मैं एवरेज स्टूडेंट था, 72% है, 11वीं में ग्रेस मार्क्स से पास हुआ था। उन्होंने बोल दिया जब उसका नहीं हुआ तेरा कैसे हो जाएगा। तो मेरे को करनी नहीं थी सीए, पर मेरे को लगा अब करनी है, समझ रहे हो आप। तो इट्स लाइक कोई भी जबरदस्ती कोई भी कुछ भी बोल रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप जब, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है, ये 1 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका करियर बन गया तो ऑटोमेटिकली सब चीजें साइड हो जाती है, और अगर नहीं है ना तो दुनिया में भाई सुनाने वाले बहुत हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, आप अगर पढ़ाई ढंग से नहीं करोगे, पास नहीं होगा, मैं खुद सुना दूंगा आपको। पास हो गए चाहे छुट्टी ले लो, नहीं सुनाऊंगा, नेचुरल है ना भाई। तो बोलूंगा कर लिया भाई हैंडल, और नहीं करा तो 10 गलतियां गिना देंगे, तो नेचुरल सी बात है। पहले जो लोग कहते थे पता नहीं होगा नहीं होगा, कर नहीं सकता, आज भी वो ये नहीं कहते भाई तूने सही कर लिया, अब कहते पता नहीं कैसे हो गया, इसका लक अच्छा है। समझ रहे हो? पर मैं रोक देता हूँ, अब मैं रोक देता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ। वो तो लक नहीं है कि आपको आइडिया भी नहीं है क्या क्या लॉजिक लगा के कितने हार्डवर्क करके हुआ। आप 6 साल की जर्नी 2017 से लेके 24 में आप आगे देख रहे हो। इन 7 साल कोई नहीं था, 10 घंटे जब मैं काम कर रहा था, सारे काम खुद कर रहे थे, दुष्यंत सर ने भी जॉब छोड़ी थी। समझ रहे हो? सो इट इज अ जर्नी, और आपको ओनअप करनी होती है वो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई बहुत बड़ा कोई कुछ कर लिया, लोग तो क्या क्या कर लेते हैं, हम दोनों को कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज अ जर्नी। ऐसी जबरदस्ती किसी को करना कर नहीं सकता, और ये होता ही है स्टूडेंट लाइफ में, आई एम श्योर। तो उससे कोई आपको वो नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि भाई मेरे को ये निकालना ही निकालना। इसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ आप इस लाइन में काम करो या ना करो, इट्स नॉट अबाउट अ करियर, इट्स अबाउट अ लाइफ। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको राह चलते हुए मिल जाएंगे जो CA होंगे, और आपको लगेगा ही नहीं वो CA दे हैव डेवलप्ड, उन्होंने कोर्स करा, माइंड डेवलप हो चुका है। मैं कह रहा हूँ मोमोज भेजो, आपको गोलगप्पे भेजो, जो करना करो, दिमाग तो लगाओगे, मेहनती तो हुआ, ये चीज़ें डिफाइन होती है। तो वो चीज़ आपका होना चाहिए बच्चे की, मतलब ना वो जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा अगर होता है तो ये कोर्सेज निकल जाते हैं, जज्बा नहीं है वैसे चलता रहेगा। तो आपको वो स्टैंड लेना पड़ेगा 1 साल, टू फाइट ऑल द ऑड्स कि भाई मेरे को ये करना ही है, भाई कुछ भी होगा। अब मेरे से पूछो, आई एम नॉट एट ऑल इमोशनल अबाउट दिवाली, होली, क्या दिवाली होगी, ये CA से पहले नहीं थे ऐसा, अभी आप ऐसे नहीं होगे। लेकिन जब नवंबर दिसंबर पेपर होंगे ना, और दिवाली आ रही होगी, आपका इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट हट जाएगा, आपको बनने निकले हो। तो ये अभी होता है, सर फेस्टिव है, करना है, खत्म हो चुकी भाई बात। समझ रहे हो? जब बन जाते तो बना लो भाई फेस्टिवल, तब तो चिल कर सकते हो। तो वो चीज़ है। एनीवेज, तो आते हुए पता नहीं बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, असेसिंग ऑफिसर। तो हमने क्या बात करी थी, हाँ ठीक है। असेसिंग ऑफिसर कह रहे हैं प्लीज ब्रिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हो? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19। यानी कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर मिला और कह रहा है जा भाई अपना P&L लेकर आ, बैलेंस शीट लेकर आ। मेरा आपसे सवाल है, आप कौन से पीरियड का P&L लेके जाओगे, ईयर बताइए। वो आपसे असेसमेंट ईयर 18-19 मांग रहा है, असेसमेंट ईयर 18। क्योंकि अगर आप 18-19 लेंगे ना वो डांट देगा, आपको पता नहीं है असेसमेंट ईयर 18-19 का मतलब 17-18 प्रीवियस ईयर बोल लो या फाइनेंशियल ईयर। सो यू हैव टू सेंड हिम द P&L 1417 till 31st March। अगर तो लैंग्वेज में क्या दिख रहा होता है, 18-19, 18-19 नहीं है रे, 17-18 का देना पड़ेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे?
तो इस अब सर ये है क्यों कॉम्प्लेक्सिटी, जबरदस्ती की वजह, लैंग्वेज ड्रिवन है वैसे, ठीक है। आइए मैं आपके साथ एक दो बातें करूँगा, और भी कुछ बातें करनी है, पर बस फिर इसके बाद तुम्हारा बेस एकदम स्ट्रांग हो चुका होगा। तो भाई एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है assessment। क्या मुझे बता सकते हो अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हो चुका है? खत्म हो 23-24, 1/4/23, 10/मार्च 24। और अगर प्रीवियस ईयर 23-24 है तो असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? मतलब सर असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। 23-24 में क्या लोगों ने नौकरी नहीं करी होगी, क्या लोगों ने कमाया नहीं होगा, क्या बिजनेस नहीं करा होगा, क्या प्रॉपर्टीज बेची नहीं होगी, क्या शेयर्स नहीं बेचे होंगे। कहने का मतलब है क्या एक पर्सन जो कि अगर मैं बोलूं इंडिविजुअल है, क्या उसने अर्न करा होगा बच्चे ने 23-24 में? आपके पेरेंट्स जॉब पे गए थे 23-24 में तो कमाया है ना उन्होंने, बिजनेस है तो बिजनेस करे तो प्रॉफिट कमाया ना। तो हर इंसान ने अर्न करा होगा, अर्न करी होगी इनकम इन 23-24। सवाल ये है अर्न तो कर दी 23-24 में। मान लो एक इंसान है, उसका 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, तो साल का बताओ उसने क्या कमाना होगा? 24 लाख रुपए। क्यों बोल सकता हूं? और मुझे बताइए 24 लाख कमाया भाई ने, सरकार को कब बताएगा? हर महीने के एंड में फोन करेगा, डिटेल सेंड करेगा, गवर्नमेंट को बताओगे या नहीं बताओगे? कोई होगा ऐसा बताने का या नहीं बताने का? अपने से आप लोग बस एंड ऑफ द ईयर आंसर इज आपको प्रीवियस ईयर में नहीं बताना होता, आपको बताना होता है असेसमेंट ईयर में। और पूरे भारत देश में जितने भी लोग हैं एक डेट फिक्स करी हुई है, हर कोई बताता है उसे। अब उससे पहले बता सकते हो, लास्ट डे गवर्नमेंट फिक्स करती है। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, जैसे आपकी ICSI CA की रजिस्ट्रेशन डेट होती है लास्ट डेट, ऐसे इनकम टैक्स की लास्ट डेट होती है, और वो डेट होती है बच्चे 31 जुलाई। इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ इनकम। हर इंसान अपनी डिटेल सेंड करता है और उसको क्या बोला जाता है बच्चे की? वो डिटेल क्या है? वो रिटर्न ऑफ इनकम। अब आप मुझे बताइए 31 जुलाई द लास्ट डे, क्या लगता है आपको हर कोई कब सबमिट करता होगा? हालांकि आप पहले कर सकते हो, मई में कर सकते हो, जून में कर सकते हो, बट आप मुझे बताइए अगर लास्ट डेट होती है तो इंडियंस की क्या आदत है? 60-70% पॉपुलेशन लास्ट डे ही आ जाती है सर्वर पे, और लास्ट डे में भी सुबह सुबह नहीं करेंगे, तब भी 10 बजे 11 बजे रात के। अभी तो है कितने बजे? अच्छा 11 बजे तक की वैसे ही है, 11:30 स्टार्ट करना 15 से, ठीक है। तो बेसिकली तो हर कोई रिटर्न ऑफ इनकम भरता है। तो बेसिकली जो मैंने तुमको सिखाया ना कि आपको अपनी सैलरी बतानी और ये वो इस दिन होता है बेटा रिटर्न वाले। और आप मुझे बता दीजिए भाई की सैलरी कितनी है? एज्यूमिंग इसकी और कोई इनकम नहीं है तो भाई का GTI कितना हो गया? 24 लाख। एज्यूमिंग की इसकी कोई और डिडक्शन नहीं है तो भाई की टोटल इनकम कितनी हो गई? 24। ओके। और हालांकि आपको 24 लाख पे टैक्स निकालना आ गया है, पर मैं रैंडमली कुछ भी फिगर लेकर रहा हूं। मान लो 3 लाख रुपए का टैक्स पे बना, आपने 24 लाख कमाया, 24 लाख पे टैक्स है 3 लाख। मेरा आपसे सवाल है, आपने अर्न करा इधर, आप डिटेल सबमिट कर रहे हो असेसमेंट ईयर में, टैक्स कब पे करोगे? हमारा प्रीवियस में सरकार को कब बताऊंगा? अगले साल। मैं अभी जो कमा रहा हूँ अगले साल बताऊंगा सरकार को, पर टैक्स कब पे करोगे? असेसमेंट ईयर में या प्रीवियस? कैलकुलेशन कब चल रही है? असेसमेंट ईयर में। पर अब आप करेक्ट आंसर इज you have to pay tax in previous year
बेटे अंबानी जी, आप सोच के देखिए, अंबानी जी अप्रैल में करोड़ों कमा रहे हैं, क्या सरकार उसका टैक्स 1 साल 3 महीने बाद ले? You're earning in April and you are paying me tax on next year July. भाई सरकार को लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाएगी। जब जब आप कमा रहे हो तब तब साथ साथ दो ना। सर पर हमें पता था कितना कमा रहे हैं, अरे एग्जैक्ट नहीं पता होगा पर एस्टिमेटेड बेसिस पे तो दो। और आपने अब यहीं पे कनेक्ट करूंगा, आपने टीडीएस तो सुना होगा, अगर आप नौकरी करते हो तो आपको कंपनी जब सैलरी देती है तो टैक्स काट देती है। वो इसी वजह से है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं टीडीएस के नाम से अभी हाथ के हाथ दे भाई, 2 लाख रुपए सैलरी सीधा बैंक अकाउंट में नहीं डालूंगा, 20,000 का टैक्स या 30,000 का टैक्स साइड कर दूंगा, यहाँ से तेरे अकाउंट में पैसा दिया, वहां सरकार को दे दिया साथ साथ। टीडीएस यही तो होता है। तो बेसिकली हाउ यू पे टैक्स इन प्रीवियस ईयर, ऑब्वियसली थ्रू टीडीएस। और एक होता है बच्चे एडवांस टैक्स। अच्छा टीडीएस जो है, मान लो आपकी जॉब है, आप खुद जाके पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, फिर कौन पे करे? कंपनी। उसको बोलते हैं डिडक्टर। डिडक्टर कौन होता है? मान लो मैं आपको कुछ इनकम दे रहा हूँ तो मैं डिडक्ट, बिकॉज आई विल डिडक्ट, तो मैं डिडक्टर हूँ एंड द एम्प्लॉय इज कॉल्ड डिडक्टी। ठीक है, तो अभी कह सकते हैं दिस इज पेड बाय डिडक्टर। ऐसा कट के मिलता है जी, यही होता है ना टीडीएस में। लेकिन अब आप एक बात बताइए, आप सभी बच्चे यहाँ पे क्लासेस ले रहे हो, आप सभी बच्चों को मिंकी मैम बोलेंगे कोई ना कोई फीस, आप सभी बच्चे इधर पैसे दे दोगे, वो एडू जंक्शन की इनकम है, क्या आप टीडीएस काट रहे हो? नहीं काट रहे, क्योंकि आप बच्चों को टीडीएस अभी सीख रहे हो, आप कहाँ से काटना सीख जाओगे? तो आप मुझे बताइए, हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो तो इनकम ही है और वो तो टीडीएस कटे बिना आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि सरकार आपके ऊपर लगाएगी भी, कहाँ से फॉलो कर लोगे बेटा? समझ रहे हो? आप बर्गर खा रहे हो, मैकडॉनल्ड्स को फायदा हो रहा है, क्या उसका टीडीएस काटोगे आप? समझ रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। बैंकवेट में फंक्शन हो रहा है, 25 लाख की पेमेंट कर रहे हो आप, तो आप टीडीएस काट लोगे? कहाँ से काट लोगे भाई साहब? अपने में कंप्लायंसेस है, 10 लेक्चर लग जाएंगे टीडीएस समझाने में मुझे। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग ऐसे भी तो है जिनको बिना टीडीएस कटे मिल रहा। नौकरी करोगे तो टीडीएस कट जाएगा, बिजनेस करोगे तो नहीं कट रहा, तो उसके लिए आपको खुद पे करना पड़ेगा। मतलब अगर एडू जंक्शन है तो मैं क्या 35 जुलाई का वेट करूंगा? ना भाई, सरकार ने कोई प्रोविजन डाल रखे एडवांस टैक्स के, तेरा टीडीएस नहीं लग रहा ना तुम पे, तो एडवांस टैक्स पे करो, यानी कि पेड बाय सेल्फ पे करेंगे आप ऑनलाइन जाएंगे और पे करेंगे। असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में हैव टू। समझ रहे हो? ओके, तो मेरा आपसे सवाल, भाई ने कमाया कितना था? लेट्स सपोज कि उसका टीडीएस कितना कट गया, और लेट्स सपोज कि उसने एडवांस टैक्स खुद से कितना दे दिया, तो ही हैज पेड 3 लाख इन प्रीवियस ईयर। तो अब जब वो सरकार के पास जा रहे हैं बात करने, हाँ भाई मैंने ये कमाया, ये हुआ, तो टैक्स पेबल तक आ गए थे हम। अरे वो बोलेगा, अरे सर जी मैं तो टीडीएस पे कर दिया ना, अरे सर मैंने तो एडवांस टैक्स पे कर दिया ना, तो अब आप मुझे बताइए मेरा पेबल कितना आएगा? आपके ऊपर टैक्स था 3 लाख, मैंने प्रीवियस ईयर में जमा कर दिया उसको। ये तो चाहती थी सरकार, और क्या चाहती थी? असेसमेंट ईयर में तो रिपोर्टिंग हो रही है जी, सरकार को जाके बताया जा रहा है मैं ये कमाता था, ये टैक्स था, मैंने पे कर दिया। दिस इज द आइडियल सिचुएशन दैट गवर्नमेंट वांट हमारे भारत देश का हर नागरिक, चाहे वो रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, आप, सैलरी, व्हाटएवर इट इज, हर कोई इस दिन मेरे को ये बताए ये टैक्स है, मैं पे कर चुका इन दोनों रूट के थ्रू, नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलता एडवांस टैक्स मैंने पे नहीं किया, यानी कि बेटा मेरा टैक्स कितने का, जस्ट एक एग्जांपल के लिए 3 लाख, टीडीएस कितना कटा होगा? 2 लाख, एडवांस टैक्स पे कर नहीं कर, क्यों नहीं करा? पैसे नहीं करा है, फिर भी नहीं करूँगा। हो सकते हैं ऐसे लोग,
How much is TDS? How much is tax payable? You pay when you file your return. You pay, but now you have to pay interest also. लेट हो आप, अब बोलोगे सर ऐसे कैसे लेट है, क्यों लेट है, प्रीवियस ईयर तक पे हो जाना चाहिए था, तो ब्याज भी लगाऊंगा. दिस इज नॉट अ कंप्लायंस, सही नहीं है ये, ब्याज लगेगा. कैसे लगेगा वो बाद में देखेंगे वो सारी चीज. बट दिस इज नॉट अ आइडियल सिचुएशन दैट गवर्नमेंट जाती है मेरे को 31 जुलाई को तुम पे करके आना. समझ रहे हो. लास्ट पॉइंट सर जी, टीडीएस था, सॉरी इनकम टैक्स था 3 लाख, एडवांस टैक्स 2 लाख कटा था, और सर आई एम सॉरी टीडीएस 2 लाख कटा था, और सर एडवांस टैक्स भी 2 लाख, गलती से मैंने ज्यादा जमा कर. कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग होती है, कभी ज्यादा हो जाता, टीडीएस भी ज्यादा होता था, 8-8 लाख रुपए कट जाता था. अब मुझे बताइए हाउ मच एक्सेस यू हैव पेड. अब सवाल ये है क्या इसका रिफंड मिल जाए. एडजस्ट नहीं होता लोगों. जब आप इसकी डिटेल डालोगे आप बताओगे मेरे ऊपर टैक्स कितना 3 लाख का, मैंने टोटल पेमेंट क्या कर दी 4 लाख की, टीडीएस और मिला के कितना ज़्यादा 1 लाख, आपको रिफंड आ जाएगा हफ्ते के अंदर. बैंक अकाउंट की डिटेल डालिए, आपके बैंक में पैसा आ जाएगा. ये नहीं होता कि अगले साल कम पे कर देंगे, ऐसा नहीं होता. हर साल उसी टाइम हैंडल हो करा जाता है. और मुद्दे की बात ये है ये जो रिफंड आएगा क्योंकि तुमने ज़्यादा पे करा, तो क्या आपको सरकार इंटरेस्ट देगी? सर इतनी अच्छी गवर्नमेंट कहाँ होती है? आंसर इज आपको इंटरेस्ट, ठीक है. जनरली बता रहा हूँ इंटरेस्ट किस रेट पे मिल जाता है 6%. दूसरी बात, क्या ये इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है? आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगा. और क्या ये इंटरेस्ट इनकम है? बिल्कुल. 6% कमा रहे हो, 5 करोड़ फंसा हुआ है, लाखों का ब्याज बन जाएगा तो इनकम नहीं है वो. और अगर ये इनकम है क्या ये टैक्सेबल होगा? आप मुझे बताइए कौन से हेड में. क्योंकि ना तो ये मेरी सैलरी है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी, ना कैपिटल, ना पीजीबीपी, अदर सोर्स में टैक्स. तो समझ आया बेटे भारत देश में ऑपरेट कैसे हो रहा है इनकम टैक्स. तो दिस इज द प्रीवियस ईयर, एवरीवन इज अर्निंग, एवरीवन इज अर्निंग. जो नौकरी पे जा रहा है उनका टीडीएस कट रहा है, जो जिनका टीडीएस नहीं कट रहा वो खुद से जमा कर रहे हैं भाई. वो नहीं करेंगे तो पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज. आप रेड लाइट क्रॉस कर रहे हो, आप बोलोगे हमें पता नहीं था जी. क्या नहीं पता था भाई? आप ऐसे कमा रहे हो, आप कह रहे हो एडवांस टैक्स क्या होता है, कैसी बातें कर रहे हो? जब आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर से बात होती है यही बात करेगा ना. वो थोड़ा चलो कोई बात नहीं आगे से कैसे थोड़ा ना कमा रहे हैं, वो लॉ पता होना चाहिए भारत देश के. तो इट्स गोज लाइक दिस. कई साल क्लियर है बच्चे. तो सर इस सेटअप से अब आपको चीजें सारी डेवलप्ड है. हालांकि इंट्रोडक्शन की और 3 से 4 लेक्चर और होते हैं. टैक्स कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो रहा है. चार्ज हो जाओ कह रहे हो ना, फिर कंपनी पे कैसे, फॉरेन कंपनी पे. तो नेक्स्ट क्लास भी हम लोग वही टैक्स की चलाएंगे क्योंकि भी सही अंडरस्टैंडिंग है. बट ये आपको एक लेवल पे काफी पता लग गया. ठीक है बच्चे. तो ये नोट कर लिया बच्चों ने. ओके. तो अब हम कितने बजे मिलेंगे? मैडम देखो प्रीवियस ईयर ना नाम है फाइनेंशियल ईयर, बस आप इसमें अर्न करते हो. जैसे आप पहले पेपर देते हो फिर उसकी चेकिंग होती है ना, तो आप पहले अर्न करते हो फिर उसकी डिटेल सबमिट करी जा रही है. बोथ वेज कह सकते हो. मैं अभी ये भी कह सकता हूँ अभी असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है. क्योंकि जब मैं ये बोलता हूँ ना कि नहीं अच्छा ठीक है अभी मैं बोलता हूँ अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है 24-25. ठीक है. और अभी असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? आप ये बोल सकते हो 25-26 चल रहा है. क्योंकि जब मैं असेसमेंट ही बोलता हूँ ना तो मैं उसे रिलेट प्रीवियस ईयर के पास आके करता हूँ. ठीक है. और मैं समझ गया आपको पॉइंट. आप बोलोगे सर पर असेसमेंट तो 24-25 भी है, तो उसको उस लैंग्वेज से डिनोट ही नहीं करा था बिकॉज इससे 2 रास्ते निकल कर आ रहे हैं. आप सिर्फ प्रीवियस ईयर समझो, उस प्रीवियस ईयर के लिए अगला साल असेसमेंट ईयर होता है. ठीक है ना बच्चे, वो वाली चीज है.
ठीक है, तो इतना रखते हैं सर जी टैक्स में। और कितने बजे मिलेंगे? हो जाएगा मेरा 45 मिनट्स में करा दूंगा, और 11:35 पे मिलते हैं, ठीक है, 5 मिनट्स। ठीक है बच्चे, ठीक है, महक जी को भी क्लियर है, भव्या जी को भी? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे 5-10 मिनट बाद लॉग इन कर लेना, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।